बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 12 और ये आपकी बुक के अंदर मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, और लेट मी ग्रैब अ पेन। और इस टॉपिक का नाम है एडमिनिस्ट्रिंग डोमेन कंट्रोलर। यानी हमने अभी तक एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, बहुत सारे काम करके देख लिए हैं, जीपीओज बना ली हैं, डोमेन कंट्रोलर बना लिया है। ठीक है, अब हम बात करने लगे हैं कि डोमेन कंट्रोलर्स की। ठीक है, कि हमारे पास डोमेन आ गई और डोमेन के अंदर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स, रिडंडेंसी, और अगर आप पुराने विंडोज़ एनटी इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पीडीसी और बीडीसी के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को जो से हम दो दो लेक्चर्स में कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 12 आज कुछ इतना खास नहीं है, लैब भी इतनी बड़ी नहीं है। और फिर अगले लेक्चर में हम डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर रोल्स के बारे में बात करेंगे। लाइक आपने एफ एस एम ओ रोल्स के बारे में पढ़ा होगा, बहरहाल वो अगले लेक्चर की बात है। तो अगर आप डोमेन कंट्रोलर्स की बात करते हैं तो मैं विद इन अ डोमेन की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो बेसिक एंटिटी इन द आर्किटेक्चर जो सी होती है इस कॉल्ड अ डोमेन। ठीक है, मैंने कहा जी ये मेरी डोमेन है और इस डोमेन को मैं कुछ इस तरह के ट्रायंगुलर शेप से रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैंने कहा ये मेरी डोमेन है जी urduitacademy.com। ठीक है, और इस डोमेन के अंदर मेरे यूज़र्स के अकाउंट हैं, मेरे प्रिंटर्स के अकाउंट हैं, मेरे लैपटॉप्स के पीसीज के अकाउंट्स हैं और तमाम चीज़ें। ठीक है, और जब मेरे पास एक डोमेन के को रन करने के लिए एक डोमेन के अंदर एक सर्वर होता है, दैट इज़ कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर है, और उसके ऊपर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर इन अ सेंस कि जिसके अंदर आपकी इंडेक्सिंग इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। अब कल को ये एक ऐसा सर्वर जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ये कल को हो जाता है डाउन। ठीक है, अगर ये डाउन हो जाता है तो मेरी डोमेन में कोई यूज़र जो है नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकेगा। अगर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकेगा तो फिर हमें नेटवर्क होने का या डोमेन होने का या पॉलिसीज़ के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपके जहन में क्या सबसे पहला आइडिया आता है कि वाई डोंट वी हैव अ सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर, यानी बैकअप डोमेन कंट्रोलर, जिसे पीडीसी बीडीसी कहते हैं। तो ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास कोई एक और डोमेन कंट्रोलर विद इन अ डोमेन हो जो इस डोमेन के साथ रेप्लिकेट कर रहा हो और इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हो। तो अब आप देख रहे हैं कि हम एक स्पेसिफिक छोटी लैब की डोमेन से हट के अब बड़े एंटरप्राइज कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब दो डोमेन्स हो जाती हैं विद इन अ डोमेन, दो डोमेन कंट्रोलर्स हो जाते हैं। मैं दो डोमेन्स की बात नहीं कर रहा, विद इन अ डोमेन दो डोमेन कंट्रोलर हो जाते हैं। तो वो लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज शेयर भी कर सकते हैं, प्राइमरी बैकअप एनवायरनमेंट में भी एडजस्ट हो सकते हैं, जिस तरह हम जाना चाहें। ठीक है, अब अगर इधर एक मैं आपको एक फ़ोल्डर की याद दहानी कराऊँ, इस कॉल्ड अ सिज़वोल फ़ोल्डर। हमने कहा था कि हमारी डोमेन के अंदर एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ होता है जो शेयर हो रहा होता है बिटवीन द डोमेन्स, बिटवीन द डोमेन कंट्रोलर्स। ठीक है, और उसके अंदर तमाम स्क्रिप्ट्स और पॉलिसीज़ पड़ी होती हैं। ठीक है, कल को अगर मेरे पास यहाँ पर एक डोमेन है और मैंने आपको बताया था कि डोमेन की यानी ये जो ट्रायंगल है इसकी कोई जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं होती। जियोग्राफिकल लिमिटेशन से मुराद कि ये डोमेन एक सिटी का पार्ट भी हो सकती है, दो कॉन्टिनेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और पूरे का पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है। ठीक है, से मैंने कहा मेरी उर्दू आई टी अकेडमी की डोमेन थी, उसका एक डोमेन कंट्रोलर मैंने जो सा है वो एशिया में रखा हुआ था, और एक जो सा है वो मैंने डोमेन कंट्रोलर जो सा है वो यूरोप में रख दिया। ठीक है, और इनके दरमियान रेप्लिकेशन होती रहती है। जो यूरोप के यूज़र्स हैं वो इधर कनेक्ट हो जाते हैं, एशिया के यूज़र्स हैं वो यहाँ पे, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सारे यहाँ पे, यूरोप अमेरिका और बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके यूज़र्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक डोमेन कंट्रोलर पे जितना डाटा पड़ा हुआ है वो सारे का सारा इन दोनों के बीच में रेप्लिकेट होता रहता है, जो कि बैंडविड्थ कंज्यूम करता है और जो भी ड्रामेबाजी है। तो ये कॉन्सेप्ट अब आप समझ रहे हो कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ पर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं या मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट्स हैं। मल्टी डोमेन क्या, दो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल डोमेन एंड मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स। मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर जिस तरह मैं भी बता चुका हूँ कि एक डोमेन के अंदर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स। मल्टीपल डोमेन क्या कि मैंने एक डोमेन बनाई urduitacademy.com। ठीक है, मैंने इसके अंदर एक और चाइल्ड डोमेन बना दी। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड sales.urduitacademy.com, और एक और डोमेन बना दी विच इज़ कॉल्ड
security.urduitacademy.com, ये मल्टीपल डोमेन्स हो गए। मगर अगर सेल्स डोमेन एक चाइल्ड डोमेन भी कहलाती है इसकी, ठीक है, मगर इट कैन बी दिस होल थिंग कैन बी अ ट्री, ठीक है। और इस सेल्स डोमेन का एक डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे पड़ा हुआ है, उर्दू आई टी अकेडमी का डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे, इसका डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे, मगर सेल्स के अंदर रिडंडेंसी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना दिया, यहाँ पे एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, और वो डोमेन कंट्रोलर, व्हाट इज़ रॉन्ग, वो इसके साथ रेप्लिकेट कर रहा है, ये इसके साथ रेप्लिकेट कर रहा है, और ये इसके साथ रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता ये डोमेन कंट्रोलर डिलीट हो जाता है तो इसको कवर प्रोवाइड करेगा। और ये पूरे का पूरा जो सा ये जो ब्लू सर्कल मैंने बनाया जो अब रेड हो गया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्री। और जब हमने देखा कि हमारे पास मल्टीपल ट्रीज हो जाती हैं तो हम कहते हैं उसे फॉरेस्ट। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मसलन मैंने कहा कि मेरे पास ये डोमेन ट्री एंड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो मैंने कहा जी ये मेरे पास एक रेड कलर ग्रीन कलर की डोमेन है, दैट इज़ कॉल्ड urduitacademy.com। इसमें एक जौन सा है वो है मेन उर्दू आई टी अकेडमी UITA। उसके बाद उसकी एक चाइल्ड डोमेन है जिसे हमने कह दिया सेल्स डॉट उर्दू आई टी अकेडमी, एक कंटीजियस नेम को यूज़ करने ही आपस में एक दूसरे के। फिर उसके बाद एक हो गई जी मैंने कहा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होगी, और एक जो सी मैंने कहा फिज़िकल सिक्योरिटी होगी। तो ये मेरे पास कितनी डोमेन्स होगी, 1। अगर मैं एक और कलर यूज़ करूँ यहाँ पे, कौन सा कलर यूज़ करूँ, मेरे पास डोमेन 1 होगी, दूसरी डोमेन होगी, तीसरी डोमेन होगी, चौथी डोमेन होगी, और पांचवी डोमेन, यानी ये सारी की सारी 5 डोमेन्स होगी। और ये सारे का सारा ये जो ग्रीन कलर का है ये एक ट्री हो गया मेरे पास, ठीक हो गया। अब अगर मैं अगले स्टेप में जाऊं तो मैंने कहा एक और मेरे पास डोमेन है विच इज़ कॉल्ड से, कोई डोमेन का नाम सोचने ने, ठीक है। हमने कहा जी उर्दू आईटी की जगह हमने एक और टेक्नोलॉजी, एक और डोमेन रजिस्टर कराई, उर्दू साइंस एकेडमी USA, उर्दू साइंस एकेडमी, ठीक है। उर्दू साइंस एकेडमी के अंदर फिर 2 सब डोमेन्स बना ली, एक को कह दिया हमने सेल्स और एक को कह दिया जी कॉलेज, ठीक है। यानी उर्दू साइंस एकेडमी ये कॉलेज लेवल की साइंस पढ़ाती है, ठीक है। तो ये एक और डोमेन होगी, ठीक है। मगर ये दोनों एक दूसरे का ही पार्ट थी, तो हमने इनके दरमियान सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा ये 2 डिफरेंट ट्रीज़ हैं, ये ट्री 1 है और ये जो सा है ये ट्री 2 है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये रिकॉर्डिंग में नज़र आ रहा होगा। तो ये ट्री 1 है और ये ट्री 2 है। अब मेरे पास 2 ट्रीज़ हो गए, तो ये क्या बन गया, ये सारे का सारा एक क्या बन गया, फॉरेस्ट बन गया, ठीक है। अब अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास एक फॉरेस्ट है और उसमें 2 ट्रीज़ हैं, और 2 ट्रीज़ और कितनी डोमेन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डोमेन्स हैं। एक फॉरेस्ट, 2 ट्रीज़ और 8 डोमेन्स, ठीक है। मगर सॉर्ट ऑफ ये सारे का सारा फॉरेस्ट में एक दूसरे के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप है। ये अगर आप अच्छी तरह याद करें तो हमने ये यही चीज़ जो सी है ग्रुप्स के अंदर यूज़ की थी, कि जो डोमेन लोकल ग्रुप और यूनिवर्सल ग्रुप्स, और वो उस लेवल के अंदर भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। तो अभी हमारे पास 8 डोमेन, 2 ट्रीज़ और एक फॉरेस्ट, इस सारी चीज़ों को बताने का ये मकसद है कि आपको ये दोबारा चीज़ें रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है, इज़ कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे कि तमाम फॉरेस्ट के अंदर जितने सारे के सारी डोमेन्स होती हैं, सबके पास एक स्टैंडर्ड स्कीमा होता है। स्कीमा इज़ लाइक सांचा या फ्रेमवर्क, ठीक है। कि अगर एक यूज़र का अकाउंट है तो उससे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड, और उससे ईमेल एड्रेस, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे। तो तमाम यूज़र्स के एट्रीब्यूट्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही होगी, दैट इज़ सॉर्ट ऑफ कॉल्ड स्कीमा। अच्छा, अब मकसद इन तमाम पूरी की पूरी स्टोरी को समझाने का क्या है वो अगली स्लाइड बताएगी, प्रिपरेशन। कि अगर आपके पास एक ऐसी डोमेन, ऐसा फॉरेस्ट या ऐसा ट्री, डोमेन लेवल से बात करते हैं, एक ऐसा डोमेन है जिसमें कभी आज तक विंडोज़ 2008 का सर्वर आपने इंस्टॉल ही नहीं किया, और आप में से, ट्रस्ट में, आप में से बहुत सारे लोग ऐसी डोमेन्स पे काम कर रहे होंगे जिसमें सिर्फ विंडोज़ 2000 या 2003 चल रहा होगा,
अब कल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती नहीं, वी नीड टू माइग्रेट फ्रॉम 2003 टू 2008, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये मेनली इस बारे में डिस्कस नहीं करता, मगर माइग्रेशन के और डिफरेंट एग्जाम्स हैं। व्हाट आई बिलीव, मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट एग्जाम आर्किटेक्चर नहीं देखा, मगर मेरे ख्याल में माइग्रेशन का एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो मगर इसके अंदर आपको थोड़ा सा प्रिपेयर किया जाता है हाउ टू क्रिएट अ विंडोज़ 2008 डोमेन कंट्रोलर, कि आपने अब इस पूरी की पूरी ये जो आपके पास डोमेन फॉरेस्ट या जो कि ट्री है, इसके अंदर अब ये सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर तो 2003 के हैं। अब अगर आपने यहाँ पे एक और डोमेन कंट्रोलर बनाना है, यहाँ पे जैसे ही मैंने कहा यहाँ पे एक नया डोमेन कंट्रोलर, एक नया ट्री बनाना चाह रहे हैं जिसमें डोमेन है ABCIT एकेडमी, और इसमें जो आप डोमेन कंट्रोलर रखना चाह रहे हो 2008 R2 है, तो आपने अपनी डोमेन को प्रिपेयर करना है इस काम को करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है जिसमें 2000 या 2003 पड़ा हुआ है और उसमें आपने 2008 R2 इंस्टॉल करना है, तो आपको अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। AD प्रेप की कमांड से, वो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। उसकी लैब नहीं है, आपकी बुक के अंदर भी नहीं है, और अभी मेरे पास लिए पॉसिबल भी नहीं है आपको वो लैब सिमुलेट करवाऊँ। उसकी वजह ये है कि फिर मुझे 2003 का सर्वर लेना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 2003 के सर्वर की लाइसेंस्ड कॉपी नहीं है, और माइक्रोसॉफ्ट उसको वैल्यूएशन में प्रोवाइड नहीं कर रही, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि जब मैंने अपनी डोमेन को 2008 अपने डोमेन के अंदर 2008 विंडोज़ इंट्रोड्यूस करानी है, ये विंडोज़ की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो 2008 विंडोज़ का डोमेन कंट्रोलर ऐड कराना है, तो क्यों लाजमी है कि डोमेन मैंने एग्जिस्टिंग डोमेन को प्रिपेयर करना है। माइंड दैट एग्जिस्टिंग डोमेन 2008 अभी ऐड नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एट्रीब्यूट्स डायरेक्टरी जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है वो अपग्रेड होना है, ठीक है। उसके लिए आपको अपना स्कीमा अपडेट करना पड़ेगा। व्हाट इज स्कीमा? डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट क्लासेस दैट कैन एग्जिस्ट विद इन अ डोमेन। से इसकी छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने कहा एक यूज़र है और उसके उसके अकाउंट पे एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 और एट्रीब्यूट 3 और एट्रीब्यूट 4 चार एट्रीब्यूट्स हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये एट्रीब्यूट 4 जो सा है ना, वो कोई उसका टेलीफोन नंबर है, और इस टेलीफोन नंबर के अंदर 10 डिजिट अलाउ हैं। विंडोज़ 2008 ने क्या किया कि टेलीफोन नंबर के अंदर 20 डिजिट्स अलाउ कर दिए हैं। अब ये एट्रीब्यूट 4 को मॉडिफाई करेगा। जब आप अपनी एप्टी डायरेक्टरी के अंदर 2008 R2 को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो वो क्या करेगा, आपका एट्रीब्यूट चेंज करेगा। और एट्रीब्यूट इज़ लाइक का जो स्कीमा जिसे मैं सांचेस की एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक फ्रेमवर्क या एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। इस अ वेरी बेसिक एग्जांपल। अगर इससे एडवांस लेवल पे चले जाए तो यूज़र के एट्रीब्यूट्स, आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहूँ तो डेफिनेशन ऑफ एन एट्रीब्यूट, ठीक है, या ऑब्जेक्ट और क्लासेस के क्लास। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को यूज़ कर की मॉडिफिकेशन को अलाउ कर देता है कि आपके पास 2003 या 2000 लेवल की डोमेन थी और आपने उसे 2008 पे अपडेट करना है, तो आप कैसे करोगे, आपको पहले स्कीमा अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे होगा आपको, मैं तंग आ गया इस पर्पल कलर से, आई डोंट लाइक इट, कलर चेंज कर लूँ। लेट्स टेक सम डिफरेंट कलर, पर्पल कलर नहीं, ऑरेंज कलर लेते हैं आज। AD प्रेप की कमांड, AD प्रेप क्या, एक्टिव डायरेक्टरी को प्रिपेयर करती है। व्हाट AD प्रेप विल डू, अगर आप उर्दू IT अकेडमी के यूज़फुल लिंक्स में जाएं, यूज़फुल लिंक्स में उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मैंने एक लेटेस्ट अपडेट डाली है एक्टिव डायरेक्टरी प्रेप AD प्रेप के बारे में, उसमें बहुत डिटेल में दिया है। ये थोड़ी सी आउट ऑफ द बुक में लेके जा रहा हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा अपडेट करता है, एक्टिव डायरेक्टरी की सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर्स चेंज करता है कि अगर कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ सिक्योरिटी डेफिनेशन या डेलीगेशन, या आपने विंडोज़ ने कोई नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर ऐड किया है, वो है मॉडिफाई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऑन एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स एंड ऑन फाइल्स इन सिज वोल शेयर फोल्डर। उसके ऊपर ACLs आपको बताया जिससे परमिशन लगाई होती हैं। क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट एज नीडेड, कि अगर कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं स्कीमा में वो कर सकते हैं। क्रिएट न्यू कंटेनर एज नीडेड, तो कंटेनर्स, जिस तरह मैं आपको पीछे डायग्राम में बता चुका हूँ कि पूरी की पूरी फॉरेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उन सब के सब डोमेन्स का एक ही स्कीमा होता है, ठीक है। जब हम रोल्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तो फिर हम डिस्कस करेंगे ये स्कीमा है क्या चीज़, नॉट लिटरली स्कीमा को मैनेज कौन कर रहा होता है, ठीक है। स्कीमा तो इतना ही है कि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं आपको खोल के दिखा सकूँ, ठीक है। तो अब मसला ये है कि
विंडोज़ 2008 की फर्स्ट विंडोज़ 2008 को अपने नेटवर्क में इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपने करना क्या है? फिर आप एक ऐसी नेटवर्क में काम कर रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं, मल्टीपल डोमेन्स हैं, तब आपके लिए ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपने पहली डोमेन इंस्टॉल करनी है, आपको आप ये चैप्टर स्किप कर जाएं। ठीक है। विंडोज़ 2008 R2 की डीवीडी के अंदर आपको एक फ़ोल्डर होगा सोर्स और एक्टिव डायरेक्टरी प्रेप। उस पूरे के पूरे फ़ोल्डर को अपने 2003 या 2000 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कॉपी कर लें। ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने उस फ़ोल्डर की डायरेक्टरी के अंदर जाना है, cd/sources एड प्रेप, और उसके अंदर कमांड चलानी है ad prep फॉरेस्ट प्रेप। आपके फॉरेस्ट को वो प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। अगर आप सिंगल डोमेन है तब भी आप डेफिनेटली आपके पास एक फॉरेस्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद ad prep डोमेन प्रेप gp प्रेप। ठीक है। ये ग्रुप्स को, पॉलिसीज़ को, सिक्योरिटीज़ लेवल्स को, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर्स को अपडेट कर देगा। ठीक हो गया। और अगर आप उसके अंदर एक ऐसा डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं जो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है, देन आपने फिर ये कमांड एक्टिवेट करनी है। मगर नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप पहले एक डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, फिर रीड ओनली वाली साइड पे जाएंगे, मगर आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। एनीवे, तो आपने ये 2-3 कमांडें एक दफ़ा याद कर लेनी, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे पास 2003 और 2000 का डोमेन कंट्रोलर है और आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको कहा है या आपके मैनेजर ने आपको कहा है लेट्स गेट रेडी फॉर 2008 डोमेन कंट्रोलर, हमें कौन सी मेनली कमांड चलानी पड़ेंगी। तो रन एडी प्रेप फॉरेस्ट प्रेप करनी पड़ेगी और एडी प्रेप डोमेन प्रेप जीपी प्रेप करनी पड़ेगी। ठीक है। ये 2 कमांड चलानी पड़ेंगी, ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के लिए। इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना बेवकूफ़ी तौर पे, ये 2 कमांडें आपको ज़रूर चलानी पड़ेंगी। अच्छा, एक कमांड जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉल्ड NTDS यूटिल। NTDS यूटिल क्या करती है कि आपके पास अब हुआ ये कि आपने डोमेन कंट्रोलर था यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, और आपके सारे के सारे यूज़र जो से है 5000 यूज़र यहाँ पे कनेक्टेड हैं। अब आपके इसके साथ आपका एक वैन लिंक था जो किसी एक दूसरे मुल्क में जा रहा था और वहाँ के यूज़र्स आपसे कनेक्टेड थे। ठीक है। और ये यूज़र्स आपसे कनेक्टेड थे और ये वैन लिंक के थ्रू आते थे। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि यार वहाँ पे भी डोमेन कंट्रोलर बना दो, हमारे पास नेटवर्क में वैसे रिडंडेंसी है नहीं, तो वो इट्स अ गुड टाइम कि आपके पास बजट है, थोड़े से पैसे वैसे आए हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहा हूँ और मैं उस डोमेन कंट्रोलर को उसका जो है लोड बैलेंसर टाइप डोमेन कंट्रोलर, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर बनाता हूँ और इस डोमेन कंट्रोलर के अंदर जितना डाटा पड़ा हुआ वो रेप्लिकेट करवाना है। मेरे पास यहाँ पे लिंक जो है वो 56 kbps का है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये मैं जो सा है ओवर द मीडिया ट्रांसफ़र नहीं करा सकता, तो मैं क्या करूँगा, NTDS यूटिल के नाम पे एक यूटिलिटी है, उसको रन करूँगा। ठीक है। NTDS यूटिल करने के बाद एंटर करेंगे और IFM की कमांड देंगे। वो आपसे पूछेगा कि आपने करना क्या है, आपने वो इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया का ऑप्शन बनाना है और आप उसको, वो आपको कहेगा ठीक है मुझे बताओ कौन सी डेस्टिनेशन, और आपकी डोमेन का जितने वो जो शेयर्ड फोल्डर सिजवोल की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है उठा के आपको एक फ़ोल्डर में दे देगा। उस फोल्डर को आप मीडिया पे राइट करेंगे। मीडिया पे राइट करके बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप खुद लेके जाएं। ठीक है। अगर पोस्ट से भेजना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मैं आई वोंट एवर रिकमेंड। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे जाके आप dcpromo.exe चलाएंगे। जब dcpromo.exe चला के फारिग होंगे तो वो आपसे एडवांस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जब आप एडवांस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो कहेगा क्या मीडिया से एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेट करनी है, तो आप कहोगे हाँ करनी है, तो वो मीडिया से एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन करेगा। उसकी वजह यह है कि फिर वो इस फोल्डर को वैसे कॉपी कर लेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप ये नहीं करेंगे और आपका वैन लिंक बहुत स्लो है, तो वो एक्टिव डायरेक्टरी का अगर ये 1 GB का डाटा है तो इस पूरे 1 GB को ओवर द वैन रेप्लिकेट करेगा इसके साथ। ठीक है। पहली जो फर्स्ट टाइम रेप्लिकेशन है वो बड़ी मुश्किल होगी, तो उसको ओवर द मीडिया भी कर सकते हैं, इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया। ठीक है। जिसमें लार्ज डायरेक्टरी, बैंडविड्थ, इंस्टॉलेशन मीडिया एंड ट्रांसफर इट टू द रिमोट साइट, और उसके लिए NTDS यूटिल है। अब अगर आपके पास डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको पता है dcpromo.exe की कमांड है, आप उसको देंगे तो वो आपको इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, अब ये तो होगी सारी स्टोरी। अब इस स्टोरी से आगे की बात करते हैं। मैं आपको अपनी लैब में लेके जाता हूँ। ठीक है। लैब की सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक सर्वर है, इस कॉल्ड सर्वर 2, और वो मेरी डोमेन पे मैं उसे बैकअप सर्वर बनाना चाहता हूँ। ठीक है। और बैकअप सर्वर बनाने का तरीका क्या है कि वो सर्वर जो सा है वो ऑलरेडी डोमेन का पार्ट है। ठीक है। और मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ पे dcpromo.exe चला दी। ठीक है। dcpromo.exe चलाने के बाद मैंने उसको सिलेक्ट किया, आ गया यहाँ पे
एडवांस मोड्स इंस्टॉलेशन करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट किया, वो मुझे सारी वो स्टोरी सुना रहा है, 2008 R2 डोमेन कंट्रोलर है, इस इसके कंपेटिबल है और ये सारी इन्फॉर्मेशन ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब वो मेरे से पूछ रहा है क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट, आपने न्यू डोमेन बनानी है डोमेन फॉरेस्ट के अंदर। मैंने कहा नहीं, मैं तो एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहा हूँ, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई चाइल्ड डोमेन नहीं बना रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर ऐड अ डोमेन कंट्रोलर इन एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है। मैंने कहा हाँ। अगर आपने यहाँ पे कोई चाइल्ड डोमेन टाइप की चीज़ बनानी है, क्रिएट अ डोमेन इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, क्रिएट अ न्यू डोमेन रूट ट्री रूट इंस्टेड ऑफ अ न्यू चाइल्ड डोमेन, आप एक न्यू डोमेन बना सकते हो। ठीक है, मगर मैं ये भी नहीं करना चाहता। मैंने कहा भाई ऐड अ डोमेन कंट्रोलर इन एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर, यानी वो पहला जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसके साथ एक और डोमेन कंट्रोलर बन जाए। उसे बैकअप डोमेन कंट्रोलर भी कह सकते हैं आप NT4 के जुबान में। इस समटाइम्स सम पीपल से इट अ मेंबर सर्वर या मेंबर डोमेन कंट्रोलर। टाइप द नेम ऑफ एनी डोमेन इन द फॉरेस्ट वेयर यू प्लान टू इंस्टॉल इट डोमेन कंट्रोलर, आप इस डोमेन कंट्रोलर को कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो। मैं जी उर्दू IT अकेडमी पहली डोमेन है, उसी के साथ डोमेन पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। और वो बता रहा है कि आपकी करंट क्रेडेंशियल्स ये हैं, उर्दू IT अकेडमी /एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने कहा हाँ जी यही है, तो यही यूज़ करने, या अल्टरनेट कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, कि वेरीफाई कर रहा है कि वाकई कोई ऐसी उर्दू IT अकेडमी नाम की डोमेन है, क्योंकि आपने उसे पहले बताया हुआ कि मैं किसी एग्जिस्टिंग डोमेन और एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। जब आपने एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट का नाम दिया तो फिर ये आगे आ गया। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये सारे फीचर्स देखिएगा। ठीक है, सेलेक्ट अ साइट, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट, आप ये साइट्स भी बना सकते हो। हमें याद है कि हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में पढ़ा, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, आपको पुराने लेक्चर्स याद होते हैं, कि मैंने आपको एक बात बिल्कुल क्लियर की थी, साइट इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू द जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जामिनिंग ए DNS कॉन्फ़िगरेशन, अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपसे पूछेगा आपने DNS इंस्टॉल करना है या नहीं। आपकी मर्ज़ी, आप DNS इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, इस सिचुएशन में मैं ना भी कर सकता हूँ और हाँ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, मगर इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि बैकअप DNS सर्वर होना चाहिए। अगर आपने बैकअप DNS सर्वर यहाँ पे लगाना है तो इसके अंदर जोन कौन सी होगी, सेकेंडरी जोन होगी। जब आप सेकेंडरी जोन इसके अंदर बनाएंगे तो आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि प्राइमरी जोन पे आपने कॉन्फ़िगर की हो कि आप उस प्राइमरी जोन को अलाउ करो वहाँ पे रेप्लिकेट होने की। अगर आप उसको अलाउ नहीं करोगे तो वो रेप्लिकेट नहीं होगी। याद है हम उसके अंदर IP एड्रेसेस अलाउ करते थे। ठीक है, तो वो लाजमी होने चाहिए। सो अभी वो एग्जामिन कर रहे हैं DNS की कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, वेलकम बैक। मैंने बीच में पॉज कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। और अब वो मेरे से पूछ रहा है कि मैंने क्या करना है। मैंने DNS सर्वर इंस्टॉल करना है, ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल करना है, उसको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर करना है या नहीं। मगर एक देखिए इंटरेस्टिंग बात, देयर आर करंटली 2 DNS सर्वर दैट आर रजिस्टर्ड एज अथॉरिटेटिव नेम सर्वर फॉर दिस डोमेन। उसकी वजह ये है कि ये सर्वर 2 के ऊपर मैंने आपको सिर्फ लैब दिखाने के लिए ये किया हुआ, मगर मेरे पास एक सर्वर 3 है जिसमें मैं ये फंक्शन फुली परफॉर्म कर चुका हूँ। क्योंकि आज के लैब के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर बैठ के DC प्रोमो चला के रन करके और एंड रिजल्ट दिखाऊं, क्योंकि DC प्रोमो का रिजल्ट जो है वो बहुत देर लगाएगा। इसलिए मैं आपको सर्वर 2 के ऊपर वो चला के दिखा दूंगा। वो चला के रखा हुआ है मैंने, यानी सर्वर 3 इज़ रेडी। सर्वर 2 पे सिर्फ हम ये रन करके एंड पे जाके एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये जी DNS सर्वर है। यानी आपने DNS सर्वर इंस्टॉल करना है। मैंने कहा नहीं, ना मैंने DNS सर्वर इंस्टॉल करना, ना मैंने इसे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बनाना है, ना मैंने इसे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाना है। नेक्स्ट, एग्जामिनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ऑपरेटर, सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये अब आपसे पूछ रहा है कि आपने वो जो रोल्स जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने हैं, कि डोमेन कंट्रोलर के अंदर 5 रोल्स होते हैं, जिनमें से 3 रोल डोमेन लेवल पे होते हैं और 2 रोल फॉरेस्ट लेवल पे होते हैं, वो ट्रांसफ़र करना है। यानी मैंने कहा डू नॉट ट्रांसफ़र द इंफ्रास्ट्रक्चर रोल। अब ये वो बात है जब आप इंस्टॉल फ्रॉम अ मीडिया जिसकी हम NTDS यूटिल से उसे रन करना चाह रहे थे, रेप्लिकेट डाटा ओवर द नेटवर्क फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर, के डोमेन कंट्रोलर से खुद ही डाटा पुल कर लेगा। ठीक है,
और रेप्लिकेट डाटा फ्रॉम अ मीडिया, अगर आपके पास वो सी डी रोम होगी जिसे आपने वो NTDS यूटिल रन की थी मेन डोमेन कंट्रोलर पे, तो उसकी CD का पाथ दे सकते हो। ठीक है, मैंने कहा नहीं यार मेरा नेटवर्क का लिंक बहुत सॉलिड है, तो वहीं से उठा ले। ठीक है, अब वो पूछ रहा है सोर्स डोमेन कंट्रोलर। मेरा सोर्स डोमेन कंट्रोलर कौन सा है? लेट द यूजर चूज अप्रोप्रिएट डोमेन कंट्रोलर के पहला डोमेन कंट्रोलर यूज़ करना, दूसरा डोमेन कंट्रोलर। यहाँ से आपको पता चल रहा है उस डोमेन के अंदर दो डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी है, तो आप तीसरा बना रहे हो। इट मस्ट बी वेरी क्रिटिकल डोमेन कि जहाँ जिसके लिए आपको दो या तीन हो। मैंने कहा विजर्ड को चूज़ करने थे कौन सा बेस्ट डोमेन कंट्रोलर है। और डेटाबेस जो सी हैं वो सीज वोल्स, ये सारी चीज़ें रेप्लिकेट होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे, वो आपसे रिस्टोर मोड का पासवर्ड पूछेगा। और आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। अगर आप में से किसी को शौक है इसको अनअटेंडेड करने का, तो एक्सपोर्ट सेटिंग का बटन बना के और वो आंसर फाइल बना लेगा। और वंस यू आर डन विद दैट, तो ये आपका सिस्टम जो है सर्वर 2 जो है वो डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। और यानी वो आपका इस डोमेन के अंदर तीसरा डोमेन कंट्रोलर होगा, मगर उस पर DNS सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं होगा। वेलकम बैक। और ये जनाब मैं अपने सर्वर नंबर 1 पे आ गया हूँ, जो मेरा मेन डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से कंफर्म करना हो होस्ट नेम, तो आप होस्ट नेम की कमांड से यूज़ करके पता कर सकते हैं। ये मेरा सर्वर 1 है जो मेन डोमेन कंट्रोलर है, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। और एक और इंटरेस्टिंग कमांड पिछले दिनों मेरी नज़र पड़ी, मुझे भी नहीं पता था, who am I, तो ये मुझे बता देता है। और Urdu IT Academy का मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अब ntdsutil.exe को यूज़ करते हुए हम वो फाइल बना लेंगे और उस फाइल को हम यूज़ कर सकते हैं, अपने CD पे राइट करके नए डोमेन कंट्रोलर पे लेके जाएंगे। जो फाइल में अभी हमने जो सर्वर 2 के ऊपर डोमेन कंट्रोलर बनाया था और उसमें यूज़ हुई थी। तो मैंने क्या किया, आपने करना है ntdsutil और एंटर करेंगे, NTDS यूटिलिटी में चले जाएंगे और यहाँ पे एक्टिवेट करना है इंस्टेंस जो इस कॉल्ड NTDS। सो हम कमांड चलाएंगे एक्टिवेट इंस्टेंस INSTANC इंस्टेंस और NTDS एक्टिवेट इंस्टेंस NTDS सेट टू NTDS। अब यहाँ पे आप करेंगे IFM। ठीक है, जब आप IFM पे चले जाएंगे तो ये आप क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो ये अब आपको बता रहा है कि जो राइटेबल मीडिया है वो बनाना है, तो वो कौन सा बनाना है। इसमें 3-4 ऑप्शन है। क्रिएट सिजवोल फुल पाथ, यानी पूरे का पूरा सिजवोल फोल्डर बनाना चाह रहे हो। ठीक है, क्रिएट अ रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, सिर्फ रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हो, या कुछ और। ठीक है, तो अगर मैं आपको डोमेन कंट्रोलर दिखाऊं तो /server1 करता हूँ, तो ये देखें आपके पास सिजवोल का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है और उसके अंदर उर्दू IT अकेडमी की पॉलिसीज़ पड़ी हुई हैं और स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एक स्पेशल स्क्रिप्ट बना देता हूँ, काशिफ स्पेशल स्क्रिप्ट। ठीक है, ये काशिफ का स्पेशल स्क्रिप्ट बन गया। ये डोमेन कंट्रोलर है, अब जितने डोमेन कंट्रोलर है सब पे रेप्लिकेट हो जाएगा। ये जिस तरह मैंने ये यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना, एक 2 MB की फ़ाइल रखी हुई सिजवोल की, होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक फुल सिजवोल का पाथ जो है वो कॉपी करना। अगर आप रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बना रहे हो तो क्रिएट सिजवोल रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, तो मैं कहता हूँ क्रिएट सिजवोल। ठीक है, और क्या करूँगा मैं, फुल करूँगा और आगे मैं पाथ दे दूँगा। मैं पाथ नॉर्मली सी यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है, तो मैंने कहा ये क्या है, लेक्चर 11 आई होप, लेक्चर का नंबर भी नहीं पता मुझे, लेक्चर 12 है। तो जनाबे वाला मैंने कहा जी लेक्चर नंबर 12। ठीक है, और उसने ये स्नैपशॉट बनाएगा अब आपके सिजवोल के फोल्डर का पूरा बैकअप बना के आपको दे देगा। आप उसे CD में राइट करना, प्लेन में टैक्सी लेना, टैक्सी लेके एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट से उस प्लेन में बैठना, आपके पास वीज़ा होना चाहिए, दूसरी जगह जाना जहाँ पर आपका दूसरा डोमेन कंट्रोलर बनना है। ड्यू टू वैन लिंक लिमिटेशन यू कैन नॉट डू इट ऑनलाइन। तो ये सारे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन, अनफॉर्चुनेटली ये एक्टिव डायरेक्टरी इतनी बड़ी नहीं है, तो ये सारा कुछ उसने कॉपी करी है। देखिए, आप देख रहे हो स्क्रिप्ट के अंदर काशिफ का स्पेशल स्क्रिप्ट भी उसने कॉपी किया है। और अगर अब आप सी यूज़र्स के अंदर जाएं, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर लेक्चर नंबर 12 के अंदर ये सारा कुछ पड़ा हुआ है।
एक्टिव डायरेक्टरी, जो एक्टिव डायरेक्टरी की DIT फाइल जो डेटाबेस फाइल है, रजिस्ट्री सेटिंग, सिजवोल का फोल्डर, उसने वो फाइलें भी उठा ली हैं। अब जनाबे वाला ये मेरा काम है कि मैंने लेक्चर नंबर 12 की CD कॉपी कर लेनी है और मैंने उधर चला जाना है, ठीक है। और मैंने यहाँ से बाहर आने के लिए क्विट करना है, और मेरे ख्याल में इसके लिए भी क्विट होता है, और पिंग करता हूँ सर्वर 3। मैंने सर्वर 3 को बूट किया है 192.168.1.3। लेट मी ट्राई टू रिपीट 1.3। और जनाबे वाला ये मैं सर्वर 3 में लॉगिन हो गया। ये सर्वर 3 जो है वो मेरा बैकअप डोमेन कंट्रोलर है। अगर मैं आपको सर्वर 1 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में लेके जाऊँ, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि सर्वर 3 जो है वो आपका डोमेन कंट्रोलर है या नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही मशीन पे चल रहे हैं, तो इट माइट बी वेरी स्लो। परेशान नहीं होना आपने। और अगर मैं आपको यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर लेके जाऊँ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, तो ये देख रहे हो आपका सर्वर 1 इज़ अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, और सर्वर 3 जो है वो आपका डोमेन कंट्रोलर है, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर है, ठीक है। मगर आपका ग्लोबल कैटलॉग सर्वर नहीं है। मैंने उस पर ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल नहीं किया हुआ। वो फिर हम आगे डिज़ाइंस और टाइप ऑफ रोल्स के अंदर पढ़ेंगे कि कौन सा रोल कौन से डोमेन कंट्रोलर को देना चाहिए और कौन से रोल की क्या अहमियत है, और अगर वो रोल डाउन हो जाए तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। NTDA सेटिंग आपको पता है इन तमाम चीज़ों का, मल्टीपल डायलॉग बॉक्सेस हैं, यू कैन लुक इनटू इट। सर्वर 3 में गया, और अगर मैं यहाँ पे // सर्वर 3 करता हूँ, आई होप ये मुझे करने देगा। मैं एक दफ़ा टेस्ट करके देखा था, ये इतना स्लो नहीं होता। वेलकम बैक। सर्वर थोड़ा नाराज़ हुआ हुआ है, स्लो हुआ हुआ है, बहरहाल वी आर बैक इन द सर्वर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको वो सिजवोल का फ़ोल्डर दिखाता हूँ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वो सिजवोल का फ़ोल्डर सिंक्रोनाइज़ हो रहा है दोनों डोमेन कंट्रोलर्स के दरमियान। तो जब मैं सिजवोल के फ़ोल्डर के अंदर उर्दू IT अकेडमी स्क्रिप्ट्स में जाता हूँ, तो ये देखिए काशी स्पेशल स्क्रिप्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर बनाया था, वो रेप्लिकेट हो गया है। इसी तरह आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे रोल्स में आए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड कंप्यूटर्स, यूज़र्स एंड कंप्यूटर, और यहाँ पे आप अपने यूज़र्स एंड कंप्यूटर में कोई भी यूज़र बनाएंगे जो डोमेन कंट्रोलर सर्वर नंबर 3 पे पड़ा हुआ है, वो खुद ब खुद ही मूव होके दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे चला जाएगा। तो ये दोनों डोमेन कंट्रोलर एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। ये कितनी देर में रेप्लिकेट करते हैं, क्या करते हैं, आई होप कि अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी के आगे लेक्चर्स में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे क्विकली आपको बताता चलूँ, आई होप इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से कोई कहे ज़रूरत है तो उसको मार पड़ेगी। फॉरवर्ड लुकअप जोन हमने बनाया हुआ है उर्दू IT अकेडमी का, मगर ये सेकेंडरी जोन है। उसकी वजह ये है कि प्राइमरी जोन ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और इस आप सेकेंडरी जोन में भी कोई रिकॉर्ड बना सकते हो, वो प्राइमरी जोन में मूव हो जाएगा, क्योंकि ये राइटेबल कापीज़ हैं दोनों एक दूसरे की, अनटिल अनलेस हमने स्ट्रब जोन या इस तरह का कोई जोन ना बनाया हुआ हो। ठीक हो गया। तो दैट्स ऑल। हमने आज क्या देखा, आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, छोटी छोटी चीज़ें थी कि हमने देखा कि डोमेन ट्री और फॉरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम बहुत दफ़ा उसका जिक्र कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि 2003 और 2000 डोमेन के अंदर अगर 2008 सर्वर डालना है तो एक्टिव डायरेक्टरी प्रेप की कमांड यूज़ करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हमने देखा NTDS यूटिल क्या होती है, और इंस्टॉलेशन फ्रॉम अ मीडिया क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर ऐड कैसे होता है, एक डोमेन के अंदर दो सर्वर्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हमने देखा कि सिजवोल फोल्डर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, अगर बीच में बैंडविड्थ ज़्यादा है तो हम उस बैंडविड्थ को ओवरकम कर सकते हैं बाय राइटिंग DVD या CD, और उस मीडिया को फिर वहाँ जाके नया डोमेन कंट्रोलर बना सकते हैं, और वो आपसे पूछता है
और फिर वो सोर्स पाथ पूछ रहा होता है आपसे। और अगर आपने डोमेन कंट्रोलर मूव करना, आप डीसी प्रोमो डॉट एक्जी करें तो वो पूरे का पूरा डोमेन कंट्रोलर उसमें से मूव कर देगा, ठीक है, एक डोमेन के अंदर से। तो दैट इज़ ऑल। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होती है नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।